ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। कार किस्त नंबर 62। घबराना नहीं जिगर, सब मेरा शाना थपका, देखना मैं क्या तिगनी का नाच नचाता हूँ इन बंदरों को। और वाकई अगले 3-4 मिनट में उसने कमाल की ड्राइविंग की। अब के जनाब वो सबको नचा रहा था। सड़कों पर ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जहाँ कहीं रश था वहाँ से भी इमरान को रफ्तार तेज़ी से गुजार रहा था कार। वो मौत के कुएं का खिलाड़ी था। नहर तेज़ लेकिन महफूज ड्राइविंग उसका खासा था। 4-5 मिनट बाद गाड़ी का अकब नुमा आईना जीप की अदम मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। हम आंधी की तरह रावी रोड के इलाके से दाता दरबार के एरिया में पहुंच चुके थे। अपने अकब से मुतमिन होने के बाद इमरान ने गाड़ी एक छोटी सी सड़क पर खड़ी की। वो जल्द इकबाल से रब्ता करके उसे खतरे से आगाह करना चाहता था। वो इकबाल को काल मिलाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान में मेरी निगाह गाड़ी की पिछली सीट पर रखे अखबार पर पड़ी। ये शाम का अखबार था। एक खबर ने मेरी तवज्जो खींच ली। अखबार के पिछले सफ़े पे छोटी सी खबर थी, साथ में तस्वीर भी थी। दरअसल ये तस्वीर ही थी जिसने मुझे मुतवज्जो किया। ये एडवोकेट मौलाना इब्रार सिद्दीकी की तस्वीर थी। उसने मांग निकाली हुई थी। फैली हुई स्याह दाढ़ी के नीचे से सुर्ख टाई की नाट भी नजर आ रही थी। खबर में लिखा था, एडवोकेट सिद्दीकी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की 3 टीमें मसरूफ़ तफ्तीश हैं। डीएसपी जहांगीर। नीचे खबर के मतन में दर्ज था कि आज 5 दिन गुजरने के बावजूद एडवोकेट इब्रार सिद्दीकी की पुरस्कार गुमशुदगी का महमा हल नहीं हुआ। येलम में एक अपने गार्ड की हलाकत के बाद इब्रार सिद्दीकी अपने फ्लैट से गायब पाए गए थे। याद रहे कि इब्रार सिद्दीकी एक मारूफ कानूनदान होने के साथ साथ वारदात में ज़बरदस्त दिलचस्पी रखते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें नवादिर चोरों ने ही निशाना बनाया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मरूफ स्टेट का कार्य करने वालों से पूछ-गछ की थी। मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर आने का इम्कान है। इस खबर ने मुझे हैरान किया। इमरान ने मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, शायद उसे मौका ही नहीं मिला था। अब मेरी समझ में आया कि चंद दिन पहले इमरान ने मुझे बेफिक्री से नादिया की इयादत के लिए क्यों बुला लिया था। उसे यह खतरा महसूस नहीं हुआ था कि सिद्दीकी मुझे या उसे वहाँ पहचान सकता था। दरअसल वहाँ अस्पताल में सिद्दीकी के मौजूद होने का इम्कान ही नहीं था। इमरान सेल फोन पर इकबाल से रब्ता कायम नहीं कर सका। उसने झिझलाकर मोबाइल एक तरफ रख दिया और कहा, मैंने कहा क्या हुआ भाई? मैंने पूछा है। नाहंजार औरत बोल रही है जिसने एक खलकत का जीना हराम कर रखा है। आपका मतलूबे नंबर से जवाब नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद कोशिश कर। मुझे तो लगता है टीवी चैनल की तरह ये मोबाइल नेटवर्क वाले भी वक्फा करने लगते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं चाय जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बस एक छोटा सा ब्रेक, बस एक छोटा सा। यार कभी कभी तो मुझे लगता है कि हर टीवी चैनल पर भूखमंगे बैठे हैं और आवाम से एक छोटे से ब्रेक के लिए मिन्नतें करते रहते हैं। तो बताया है ना कि अपने ताया जी न्यूज़ चैनल चलाते हैं। वो भी उठते बैठते बस छोटे से ब्रेक के बारे में सोचते हैं। ब्रेक कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए और कितनी देर किया जाए। अपने बेटों को हर वक्त इसी मौजू पर लेक्चर देते नजर आते हैं। बकर ईद पर पता है क्या हुआ? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं समझ गया था कि वो वक्त गुजारी के लिए बस यूं ही कर रहा है। वो बोला, ताया जी ने 40,000 का बकरा लिया। कुर्बानी के वक्त बेटों ने बकरे को गिराकर दबोचा। ताया जी ने छुरी गर्दन पर रखी, जरा सी छुरी चलाई और एकदम रुक गए। बोले, तो यहाँ लेते
साथ एक छोटा सा ब्रेक। वो बकरे को तड़पता छोड़कर परे हटकर बैठ गए। इत्मीनान से चाय पीने लगे। बेटे ले अब्बा जी, बकरा तड़प रहा है। फरमाने लगे, इसे तड़पने दो, इस मंजर को गौर से देखो और प्रोग्राम में ब्रेक की अहमियत को समझने की कोशिश करो। सुकून से चाय पीने के बाद उन्होंने दोबारा छुरी चलाई और बकरे की मुश्किल आसान हुई। बाद में मोहल्ले के मौलवी साहब को पता चला तो उन्होंने खूब लांत मलामत की और ताया जी को खुशखबरी सुनाई कि उनकी कुर्बानी ज़ाया हो गई है। अगर वो यकायक इमरान ठटक कर चुप हो गया। मैंने उसकी नज़र का ताक़ब किया और मेरे जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। अचानक ही एक गली से वही मनुष्य जीप बरामद हुई जिससे हमारा ताक़ब किया था। इस मर्तबा के पीछे एक और गाड़ी भी थी। अंदाज़ा हो रहा था ये गाड़ी भी जीप के साथ है। लो जिगर, तुम्हारे ससुराली फिर आ गए, इमरान ने कहा और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को एक हल्के से आगे बढ़ा दिया। एक बगली सड़क पर मुड़ते हुए गाड़ी के टायरों ने तार खोल गड़ा का बहुत शोर मचाया। इर्द गिर्द के लोगों ने मुड़कर देखा। शहर के बीचों बीच एक अंधाधुंध रेस शुरू हो गई थी। अकबनुमा आईने में देखते हुए इमरान की आंखों में अकाबी चमक उभर आती थी। मीनार पाकिस्तान से आगे निकलकर हम रावी के पुल की तरफ बढ़ रहे थे। यकायक एक साइड से एक 98 मॉडल मर्सिडीज बरामद हुई। मर्सिडीज वाले ने बड़े खतरनाक तरीके से हमारा रास्ता रोकना चाहा। दोनों गाड़ियां लहराती हुई कच्चे में उतर गई। हर तरफ धूल फैल गई। इमरान ने मुशाकी से अपनी गाड़ी को नशेब में लुढ़कने से बचाया और मर्सिडीज को चकमा देकर फिर पुख्ता सड़क पर आ गया। यही वक्त था जब मेरे कानों में फायर की आवाज़ गूंजी। ये फायर मर्सिडीज से किया गया था और यकीनन हमें निशाना बनाया गया था। ये गोली गाड़ी की बॉडी में लगी। फिर एक और फायर हुआ लेकिन बिल्कुल खता गया। बगैर टूटक सदा किए हमारी गाड़ी तूफानी रफ्तार से रावी के पुल से गुजरती जीटी रोड पर पहुंच गई। तब हम पर ये बात खुली कि जीप समेत कम से कम 4 गाड़ियां हमारे पीछे आ रही। शायद ताक़ब करने वालों ने आपस में राब्ते किए हुए थे और शहर में मौजूद अपने मजीद साथियों को ताक़ब में शामिल कर लिया था। सूरत-ए-हाल एकदम खतरनाक हो गई थी। मैंने किरकियों से इमरान को देखा। उसके चेहरे पर बदस्तूर बेफिक्री रक्सा थी। मामला ख़राब होता जा रहा है, मैंने कहा। कोई बात नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने कहा और टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया। नगमा गूंजने लगा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। अगर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी तो मैंने पूछा, हम इन्हें फूल मारेंगे, देखना वो बड़े सख्त फूल होंगे। उसने अपनी सीट के नीचे हाथ डाला और कपड़े में लिपटा हुआ मौजर निकाल कर गोद में रख लिया। मौजर की झलक ने मुझे मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। मेरा दिल कहने लगा, ये अबर आलूद रात बड़ी संगीन साबित होने वाली है। मेरा हल्क बिल्कुल खुशक हो गया। गर्दन और सर के पिछले हिस्से से शदीद टीसें उठ रही थी। ताहम इन टीसों की तकलीफ हालात की संगीनी में दब सी गई। अकब वाली गाड़ी करीब आती जा रही थी। इनमें से एक होंडा सबसे आगे थी। ये सुर्ख होंडा थी। मैंने पहचान लिया, ये वही गाड़ी थी जिसमें नादिया हमारे रावी रोड वाले घर आती रही थी। अब शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। हमारे हक में मैडम के लोग ही थे। तब अचानक इमरान के मोबाइल पर बेल हुई। मेरा ख्याल था इकबाल ने कॉल पैक किया है, मगर दूसरी तरफ से जो आवाज़ उभरी वो सेठ सराज की थी। मैंने हाथशीने लहजे में कहा, इमरान गड्डी रोक दे बच्चे, नहीं तो नुकसान होवेगा तेरा। शाबाश, रोक दे गड्डी। गड्डी नहीं रुकेगी चोर चाचू। अगर तुमने वाकई अपनी अम्मी का दूध पिया है तो कोशिश करके देख लो। सुर्ख होंडा कार तेजी से करीब आ रही थी। लगता था सराज इसी गाड़ी से बोल रहा है। इमरान ने अचानक गाड़ी को बाएं तरफ की एक छोटी सड़क पर उतार दिया। अकब में आने वाली 2 गाड़ियां अपनी जोंकों के आगे निकल गई। तब 2 गाड़ियों को ब्रेक पर वक़्त चरचराए और वो लहराती हुई हमारे पीछे आई। इसके साथ ही राइफल का एक फायर हुआ और गोली छनाके से हमारी गाड़ी की पिछली स्क्रीन को तोड़कर एक दरवाजे में घुस गई। अपना सर नीचे रखो, तभी इमरान ने कहा और खुद भी झुक गया। उसके बाद एक हाथ से ड्राइव करते हुए उसने मौजर खिड़की से बाहर निकाला और साइड के अकब नुमाइने में देखते हुए जीप पर यके बाद दिगरे 2 फायर किए। बेमिसाल निशाना था और बड़े एतमाद से लगाया गया था। मैं दंग रह गया कि जीप का अगला टायर धमाके से फट गया था। जीप की हेडलाइट्स बुरी तरह डगमगाई।
رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور اس کے عقب میں 4 گاڑیاں تھیں۔ ان گاڑیوں میں ہمارے اندازے کے مطابق کم و بیش 20-22 مسلح افراد بھرے ہوئے تھے۔ راستے میں گاہے بگاہے فائرنگ بھی ہوتی رہی تھی۔ یہ سب کچھ سنسنی خوفناک ایکشن فلم جیسا تھا۔ تعقب کرنے والوں کا غیظ و غضب دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اسپتال میں نادیہ دم توڑ چکی ہے۔ راستے میں ہونے والی فائرنگ سے ہماری گاڑی کی 2 کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے۔ پچھلی سکرین بھی ناپید ہو گئی تھی۔ باڈی میں 1.5-2 درجن سوراخ ہو چکے تھے۔ خوش قسمتی ابھی تک کوئی ٹائر برسٹ نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ عمران اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو ایک خاص سمت میں لے کر جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی پلان تھا۔ اس نے راستے میں ایک بار اپنے کسی ساتھی کو مختصر فون بھی کیا تھا۔